तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा अध्यादेश से संबंधित, कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो राष्ट्रपति को दी गई है वो किन किन उद्देश्य की वजह से दी है। ऐसा हमारे देश में किस प्रकार की व्यवस्थाएं जब अप्रूवल हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं देश की एक अप्रत्याशित घटना या आप कह सकते हैं जिसके उद्देश्य के लिए, जिसको पूर्ण करने के लिए जब तात्कालिक रूप से उन्हें ताकत दी जाती है या पावर दी जाती है, वो राष्ट्रपति को दी जाती है कि वो अध्यादेश जारी करने की, अध्यादेश जारी करके वो किसी भी कानून को वो 6 मंथ तक लागू कर सकती है। तो आप पहले ये समझिए कि अध्यादेश का मतलब क्या होता है और अध्यादेश जारी कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। देखिएगा, आप सबसे पहले ये समझिए कि अध्यादेश जो है वो हमारे संविधान के मूल संविधान में इसकी स्पष्ट शक्ति का विवरण दिया गया है, यानी कि इसका अनुच्छेद जो है वो 123 है, राइट। और 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है, वो किसी भी अप्रत्याशित घटना में या अप्रत्याशित कोई घटना होती है, अप्रत्याशित घटना में आप देख सकते हो कि आपातकालीन भी स्थिति बन सकती है। दूसरी बात है कि अप्रत्याशित घटना के अंतर्गत सत्रावसान हो। सत्रावसान का मतलब यही होता है, अभी हम क्लियर कर देंगे, कि जब कोई सदन सत्र में नहीं चल रहा हो, यानी कि सत्र ना हो, उसमें चाहे वो राज्यसभा या लोकसभा किसी में से कोई ना हो या दोनों ना हो, तो उस समय आप देखोगे जो सत्र होते हैं, संसद के सत्र होते हैं, अगर वो नहीं चलते हैं या कोई अप्रत्याशित घटना घट जाती है जिसकी वजह से कोई भी कानून बनाने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, तो उस समय कोई भी तात्कालिक कानून की जरूरत होती है। तो तात्कालिक कानून को बनाने के लिए राष्ट्रपति को यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति देती है कि वो 6 मंथ तक अपने कानून को, एक प्रकार से अध्यादेश जारी करके वो कानून बना सकता है, वो 6 मंथ तक वैध रह सकता है, राइट। अगर वो 6 मंथ तक अगर कानून बन जाए, कानून अगर 6 मंथ के पहले पहले संसद में अगर कोई सत्र आ जाता है, वापस आ जाता है, तो इसके बाद वही जो कानून है, वही जो विधि जो बनाई है, अध्यादेश जारी किया गया है, वो एक परमानेंट कानून बन जाता है और परमानेंट कानून बनके हमारे भारत में वो लागू हो जाता है, राइट। तो यही एक अध्यादेश की जो पावर दी गई है वो केवल भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये ब्रिटेन को भी किसी राजा रानी को प्राप्त है नहीं प्राप्त है, और ना ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति उसे प्राप्त नहीं है। तो इसलिए अध्यादेश की जो जारी करने की शक्ति है, यहाँ पर राष्ट्रपति को पावरफुल माना जाता है। ओके, तो इस बात को आप समझिए कि 123 के तहत कौन जारी करते हैं, वो करते हैं राष्ट्रपति। और राज्यों में आप देखोगे तो राज्यों में कौन जारी करते हैं, राज्यपाल, जो गवर्नर होते हैं वो जारी करते हैं 213 के तहत। कंडीशन एक प्रकार की दोनों की सेम ही होती है, राइट। बस यही है कि वो एक राज्य के अपने मुखिया होते हैं, राइट, वो राज्य के मुखिया होते हैं, जबकि देश के मुखिया कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति देश के मुखिया होने की वजह से इनको ये शक्ति दी गई, क्योंकि आप जानते हो जो संसद होती है उसके 3 अंग होते हैं। ओके, संसद जो होती है, विधायिका जो होती है, उसके 3 अंग होते हैं, जिसमें लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा आप देखोगे राष्ट्रपति। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो कानून बनाती है वो कौन बनाती है, विधायिका। तो विधायिका में आप जानते हो कि जब कोई बिल लाया जाता है, बिल एक प्रकार का कानून नहीं होता है, समझ रहे हो, बिल एक प्रपोजल होता है, वो लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है, राइट। वो बिल पे डिपेंड करता है वो किस प्रकार का बिल है, राइट। तो उसके विषय में हम आगे डिटेल तो समझेंगे, केवल यहाँ थोड़ा समझ लीजिए कि लोकसभा या राज्यसभा है, ये कानून बनाने के लिए कोई भी बिल लाती हैं, राइट। और बिल के माध्यम से फिर वो बाद में प्रपोजल आता है स्टार्ट में, बाद में जब वो पारित हो जाता है, कई चरणों के माध्यम से पारित किया जाता है, तब वही राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। तो राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाकर वो कानून बनाता है। तो कानून बनाने में राष्ट्रपति की भी एक भूमिका होती है। ओके, तो इसलिए अगर लोकसभा राज्यसभा किसी भी परिस्थिति में नहीं है, तो उस समय कोई तात्कालिक घटना होती है या अप्रत्याशित कोई घटना होती है, तो तात्कालिक कानून की जरूरत पड़ती है। तो उस समय राष्ट्रपति को यह पावर होती है कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, 123 शक्ति का प्रयोग करते हुए वो कानून को या विधि को बना सकता है, राइट। और वो विधि जो है वो जिस प्रकार से संसद बनाती है उसके एक समांतर होता है, यानी कि उसके समांतर ही वो मानी जाती है। इसमें आप समझिए कि जैसा कि आप जानते हो कि अध्यादेश जो होता है इसका आप अगर संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद का मतलब होता है अधिधन आदेश का आप मतलब ये समझिए कि जैसे आप जानते हो जो अधि शब्द हैं या अभि शब्द हैं, ये हमेशा
एक प्रकार के ऐसे उपसर्ग होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रशासन से इनका रेलिवेंट होता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि कोई भी अधि है, अधि मान लेते हैं, अधि है, जैसे अधिसूचना। तो अधिसूचना है, एक प्रकार से देखा जाए तो किसी भी थोड़े अल्पकालिक समय के लिए कोई सूचना देती हैं, या कोई भी आयोग है या कोई भी ऐसा अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, जो लोगों को लिए, लोगों के हित के लिए या पहले से ही वो सूचना देते हैं। राइट, तो वो सूचना एक प्रकार की देखी जाए अधिसूचना होती है। राइट, वो अधिसूचना होती है, वो जारी की जाती है कि आपको एक निर्देश दिया जाता है कि आप इस निर्देश का आप देखिए कि ये निर्देश आपको ऐसा ऐसा दिया गया है कि आने वाले समय में यही जो निर्देश है वो परमानेंट हो सकता है। राइट, तो इस उद्देश्य से अधिसूचना जारी की जाती है। तो ऐसा ही एक आदेश है। तो ये राष्ट्रपति को अध्यादेश का मतलब है, यहाँ पे एयड़ संधि है, ठीक है, ये एयड़ संधि है, तो अधिधन आदेश। तो यह अधिधन आदेश का मतलब यही हुआ कि राष्ट्रपति जो है वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, क्योंकि यहां पर संसद का वो अंग होता है, वो संसद का एक प्रकार का अंग होता है। तो वहां पर ये भी एक प्रकार का अधिधन आदेश, यानी कि इसे भी अल्पकालिक समय के लिए कानून बनाने की शक्ति या पावर इसको दी जाती है कि वो कानून बना सके। ओके, तो आप समझिए कि इसे अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है, किसे दी गई है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो अल्पकालिक समय के लिए ये अध्यादेश जारी करते हैं। ओके, अल्पकालिक समय के लिए। अल्पकालिक का मतलब है, क्योंकि कोई भी देखो कानून बनाने की वैसे पावर तो संसद को ही दी जाती है। राइट, अब संसद को पावर दी गई है, अगर संसद उस समय नहीं है तो अब किन कंडीशनों पे संसद नहीं होती है देखिएगा। पहले आप ये समझिएगा, जो भी अध्यादेश जारी होगा, जो भी अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करेंगे वो 17 बसान की अवधि में ही करेंगे। यानी कि 17 बसान का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे आप देखोगे 3 सत्र होते हैं, हमारे यहाँ पर 3 सत्र होते हैं। जैसे बजट सत्र है, ठीक, बजट सत्र के बाद आप देखोगे मानसून सत्र है। राइट, थर्ड आप देखोगे इसी में मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र है। तो ये जो 3 सत्र होते हैं, ओके, ये जो 3 सत्र होते हैं, इन 3 सत्रों में समझना मेरी बात को, ये जो 3 सत्र होते हैं, इन 3 सत्रों के अंतर्गत अगर इनका जो समय देखोगे आप, ये 12 माह का होता है। ठीक, 12 माह के अंदर अंदर 3 सत्र बैठते हैं। अब ये 3 सत्र में से अगर जैसे इनका तो एक प्रकार की अनिवार्य होते हैं, अगर किसी भी परिस्थिति में अगर एक सत्र नहीं हो पाता है, किसी परिस्थिति बेस सत्र नहीं हो पाता है, तो उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। तो इसलिए 2 सत्र तो होना ही चाहिए। वैसे 3 सत्र अनिवार्य होते हैं, और किसी परिस्थिति बेस अगर आपातकाल लग गया, किसी समय में वो सत्र नहीं हो पा रहा है किसी कंडीशन बेस पे, तो यही 2 सत्र हैं वो तो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। इसलिए आप जानते हो कि यहां पर जो संसद की जो बैठक है उसमें जो अंतराल रहेगा, यानी कि जो सत्र बैठेगा उसका जो अंतराल रहेगा वो 6 माह से अधिक नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 माह से अधिक नहीं होगा का मतलब ये है कि एक वर्ष में 2 बार तो बैठक अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए। वैसे तो 3 दी गई हैं, लेकिन 2 बैठकें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अगर 2 बैठकें भी नहीं होती हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। राइट, तो 2 बैठकें होना ही चाहिए, इसलिए 6 माह का बीच में समय दिया गया है। तो जैसे ही आप जानते हो कि 17 बसान जो है, 17 बसान आप देखोगे कि अगर किसी अल्पकालिक समय में किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय अध्यादेश जारी किया जा सकता है। लेकिन अध्यादेश जारी करने की आप शर्त दोगे तो ये अल्पकालिक होती है। लेकिन इसकी जो पावर होती है, इसकी जो विधि होती है, इसके अंतर्गत जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो संसद द्वारा जो बनाया गया कानून है, संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसके समांतर होती है। राइट, ठीक है। तो अब बात यहां आती है कि 6 माह तक मतलब अल्पकालिक तक बनाया जाता है, तो 6 माह तक, तो ये 6 माह तक वैध रहता है। ओके, और ये 6 माह तक वैध रहता है। लेकिन ये जो अध्यादेश है
ये अध्यादेश है, ये मंत्रिमंडल की सिफारिश, मंत्रिमंडल की सिफारिश यानी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी सिफारिश पर ही लागू किया जा सकता है। ये अध्यादेश जो है मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही लागू किया जाता है। अध्यादेश विवेकाधिकार शक्ति नहीं राष्ट्रपति की कि विवेक के आधार पर अध्यादेश जारी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ये मंत्रिमंडल की परामर्श, मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर ही आप अध्यादेश जारी कर सकते हो। तो ये पावर जो होती है अध्यादेश जारी करने की, तो वो एक प्रकार की देखा जाए तो भले ही माना जाता है कि राष्ट्रपति जारी करते हैं, लेकिन उसमें परामर्श आप देखोगे तो वो सरकार का होता है, कैबिनेट मंत्रियों का होता है, वहां की सरकार जो होती है उसका होता है। केंद्र में जो सरकार होती है उनकी ही परामर्श के आधार पर ही अध्यादेश जारी किया जाता है। विवेकाधिकार से अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आप ये चीजें समझिए थोड़ा। तो अब बात ये आती है कि कंडीशन आप थोड़ा समझो। जैसे जैसे मान लेते हैं कि संसद ये 3 सत्र हैं। ओके, ये 3 सत्र हैं। 3 सत्र में 2 सत्र तो अनिवार्य होते हैं, राइट। तो अब ये 3 सत्रों में 2 सत्र अनिवार्य हैं। अब इनके 2 सत्रों के बीच में कितने का मंथ का गैप होता है? वो होता है 6 महीने का। अब 6 महीने के बीच में 6 महीने के बीच में अगर संसद का कोई सत्र नहीं आ पाता है तो उस कंडीशन में कानून बनाने की शक्ति इनको दी जाती है। तो आप जानते हो कि संसद में लोकसभा अगर है, लोकसभा है और राज्यसभा नहीं है, लोकसभा है राज्यसभा नहीं है, तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, राइट। अगर राज्यसभा है लोकसभा नहीं है तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अगर दोनों नहीं है, दोनों सदन है, दोनों सदन नहीं है, तब भी ये अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इसका मतलब आप समझिए कि कोई भी अगर संसद कानून बनाती है तो उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों अनिवार्य रूप से होने चाहिए, और दोनों का अगर बीच का अंतराल है वो 6 माह का है। ओके, 6 माह में बैठकें होनी चाहिए, ये अनिवार्य होती हैं, राइट। तो लोकसभा अगर राज्यसभा दोनों है तो अध्यादेश जारी नहीं हो सकता है। अगर किसी भी कंडीशन में लोकसभा है राज्यसभा नहीं है, राज्यसभा है लोकसभा नहीं है, दोनों सदन ही नहीं है, तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी कानून बनता है ना तो उसमें इन दोनों सदनों की सहमति अनिवार्य होती है, दोनों सहमति, दोनों की परामर्श, राइट, दोनों का बहुमत होना या वहां पे अनुमोदन होना अनिवार्य होता है। तो तभी ही कोई बिल है वो कानून बन सकता है, राइट। अगर दोनों सदन हैं तो अध्यादेश जारी कर ही नहीं सकते राष्ट्रपति। यहां पे राष्ट्रपति की पावर खारिज हो जाती है जब कोई दोनों सदन होते हैं, तो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। चाहे भले ही क्यों ना कार्यपालिका इसका परमिशन दे दे कि अध्यादेश जारी करो, अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसद है, क्योंकि कानून बनाने की जिम्मेदारी सरकार को नहीं होती है, संसद को होती है। समझ रहे हो? तो दोनों सदन अगर हैं तो किसी भी कंडीशन में आप अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हो। चलिए, अब बात यहां आती है कि अगर कोई अध्यादेश अगर ये जारी करते हैं तो ये तो एक प्रकार की देखा जाए तो लिमिटेशन के आधार पर ही होती है, क्योंकि ये परामर्श के आधार पर होती है, विवेक के आधार पर नहीं होती है। दूसरी बात यहां आती है कि अगर आप देखोगे कि लोकसभा राज्यसभा अगर अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा है में अगर यही अध्यादेश जो है लोकसभा और राज्यसभा इसी अध्यादेश को 6 माह के अंदर अंदर इसको परमानेंट बनाना होता है, राइट। तो परमानेंट बनाना होता है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट अनिवार्य रूप से बना ही दे, खारिज भी कर सकती है, लेकिन थोड़ा आप समझिए। जैसे 1 मिनट, हाँ, मान लेते हैं कि सदन जो है, आप देखिएगा सदन जो है
वो 6 माह के अंदर अंदर अनिवार्य होता है, राइट। अब अध्यादेश कोई डेट हम देते हैं, जैसे आज डेट है 29 तारीख जैसे, राइट। तो 29 तारीख है, तो 29 डेट को मान लेते हैं, 29 डेट को आज क्या है, अंतिम बैठक है, राइट। ये 29 डेट को आज मान लो अंतिम बैठक है किसकी, सदन की। अंतिम बैठक सदन की है 29 को। अब क्या होता है कि एक महीने बाद, दिसंबर में मान लेते हैं, ठीक, 25 दिसंबर जो भी मान लें, तो 25 दिसंबर को क्या होता है, कोई तात्कालिक घटना घट जाती है, और तात्कालिक घटना में अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मुझे कानून बनाना चाहिए, तो वो कानून बनाने के लिए, विधि बनाने के लिए, तो वो क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। तो मान लो 25 दिसंबर को उसने अध्यादेश जारी किया। अब 25 दिसंबर को जब अध्यादेश वो जारी करता है, तो ये अध्यादेश उसी डेट से जारी हो जाता है, उसी डेट से, जिस डेट से ये जारी किया गया है, राइट। तो उसी डेट से ये लागू हो जाता है, इंप्लीमेंट होता है, और ये 6 माह तक रहता है, और 6 माह से अधिक हो ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है, राइट। तो आप ये देखिएगा, जो 6 माह हैं ये अधिकतम है, ये 6 माह से ज्यादा नहीं होते हैं, ये अधिकतम 6 माह तक ही अल्पकालिक तक रहता है। ओके, तो अब 6 माह के अंदर अंदर बैठक होना अनिवार्य है, और जब यही सदन 6 माह के पहले आ जाता है, मान लो 25 दिसंबर को अध्यादेश जारी हुआ, और अंतिम बैठक कब थी, आज मान लो अंतिम बैठक है, और 25 दिसंबर 2022 को अध्यादेश जारी किया गया, तो फिर 6 माह में जब बैठक होगी, तो यानी कि आप नवंबर मान लो, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 29 मई, राइट, 29 मई तक बैठक होना अनिवार्य है, राइट। अब 29 मई तक बैठक होना अनिवार्य है। तो अब बात ये आती है कि 25 दिसंबर तक ये अध्यादेश जारी किया गया, तो 25 दिसंबर को अध्यादेश जारी किया गया, तो ये कब तक चलेगा, ये चलेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 25 जून तक चलेगा, राइट। अब 25 जून तक ये अध्यादेश चलेगा, समझना बात को, 25 जून तक ये अध्यादेश जारी मान लो चलता है। तो अब 29 मई को अगर सदन वापस आ जाता है, 29 मई को अगर सदन वापस आ जाता है, तो इसे समय दिया जाता है, कि वह 6 हफ्ते में इस अध्यादेश को परमानेंट कानून बनाना है या निरस्त करना है। इस पे विचार विमर्श के लिए 6 हफ्ते दिए जाते हैं संसद को, कि आप इस अध्यादेश को, अगर ये ठीक है, सही है, अगर जनता के हित में है, तो आप इसे 6 हफ्ते में कुछ अपना विचार विमर्श करके इसे लागू कीजिए। ये संसद को पावर देते हैं, राइट। तो 6 हफ्ते में ये अनिवार्य होती है, 6 हफ्ते से ज्यादा नहीं आप कर सकते हो, राइट। तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये अध्यादेश को परमानेंट अप्रूवल करने के लिए संसद को ये पावर दी जाती है कि वो इसे निरस्त करे या लागू करे। तो फिर इस पे जांच पड़ताल करती है संसद, उसमें सब कुछ अपनी बैठकें करती है। तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये संसद अपनी जो भी जांच पड़ताल करने के बाद इसे सही समझती है, सही बैठाती है कि हाँ, ये हमारे देश के हित के लिए है, कानून के सर्वोपरि है, यानी कि कानून के समांतर रूप से इसे सही माना जाएगा। तो उस उद्देश्य के लिए अध्यादेश को ये अप्रूवल कर सकती है 6 हफ्ते के अंदर अंदर, राइट। तो वो कानून बन जाता है, वो परमानेंट कानून बन जाता है, जैसे संसद कानून बनाती है उसी अकॉर्डिंग ये अध्यादेश जो जारी किया गया है, ये 6 हफ्ते के अंदर अंदर संसद जब अप्रूवल कर देती है, राइट, तो अध्यादेश जारी हो जाता है। अब मेरी बात यहां थोड़ा ये समझिए कि ये 6 हफ्ते के अध्यादेश है, वो किस में लाया जा सकता है 6 हफ्ते का। तो आप जानिए, ये लोकसभा, राज्यसभा, किसी में भी लाया जा सकता है, किसी में भी लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले लोकसभा में ही होगा फिर राज्यसभा में होगा, या राज्यसभा में भी पहले हो सकता है ये अध्यादेश। ओके, तो आप ये समझिए कि 6 हफ्ते का जो समय दिया जाता है, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। आप समझिए मेरी बात, तो अध्यादेश जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही दिया जाता है। तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर यही जो अध्यादेश है वो लोकसभा में भी पहले आ सकता है, राज्यसभा में भी पहले आ सकता है, राइट। तो ये यहां पर कोई ये नहीं दिया गया है कि लोकसभा में ही अध्यादेश पहले आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा, राइट, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। ये दोनों में किसी में पहले भी आ सकता है, ठीक है।
ये कंडीशन बेस होता है। चलिए, तो इसने दोनों को 6 महीने का समय दिया जाता है। अब 6 महीने में अगर ये अप्रूवल कर देती हैं तो ये परमानेंट कानून बन जाता है। अगर 6 हफ्ते में अगर अप्रूवल कर देती हैं तो यही कानून बन जाता है। अगर ये 6 हफ्ते में अगर ये अप्रूवल नहीं कर पाती हैं तो यही जो अध्यादेश है स्वतः खत्म हो जाता है, स्वतः ही खत्म हो जाता है। कुछ भी ना संसद करे, कुछ भी ना करे, 6 हफ्ते में अगर संसद इस पे विचार विमर्श नहीं कर पाती है तो यही अध्यादेश स्वतः ही खत्म हो जाता है। ओके, तो आप ये चीजें समझिए। चलिए, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि जो संसद है और संसद में से ऐसा भी होता है कि एक साथ दोनों सदन ना पाए। एक साथ अगर दोनों सदन नहीं आ पाते हैं तो फिर क्या होगा? तो आप जैसा कि जानते हो कि पहला सदन मान लेते हैं लोकसभा आई, पहला सदन में लोकसभा बैठती है, 6 महीने के पहले पहले लोकसभा बैठती है। ओके, तो लोकसभा इस पर विचार विमर्श करेगी, इस पर विचार विमर्श करेगी। जब बाद में मान लेते हैं राज्यसभा आती है, बाद में इसी में राज्यसभा आ जाती है, तो आप जैसा कि जानते हो कि पहले तो लोकसभा आती है और बाद में राज्यसभा आती है। तो जो 6 हफ्ते का जो काउंट होगा, जो 6 हफ्ते काउंट होगा वो लोकसभा में नहीं होगा, वो राज्यसभा से होगा। क्यों? क्योंकि यहां ये देखा जाता है कि पहले अगर कोई फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर लोकसभा बैठती है, उस दोनों एक साथ नहीं बैठे हैं, दोनों एक साथ बैठते हैं तो 6 हफ्ते दोनों पर विचार विमर्श करेंगे। ओके, अगर दोनों एक साथ नहीं बैठते हैं, लोकसभा पहले आ जाती है और राज्यसभा उस समय नहीं बैठती है, तो लोकसभा से आप 6 हफ्ते नहीं जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो। जब राज्यसभा बैठेगी, जब राज्यसभा बैठेगी तो फिर राज्यसभा से ही ये 6 हफ्ते जोड़े जाएंगे। ये मैंने अंदर की बात बताई है, ये कहीं संविधान में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोकसभा जो है या राज्यसभा जो है, इसमें कोई भी पहले बैठ जाता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा पहले आ जाए राज्यसभा बाद में आए, या राज्यसभा पहले आ जाए लोकसभा बाद में आए। राइट, जो भी बाद में आती है, जो भी सदन बाद में बैठता है तो वहां से 6 हफ्ते काउंटिंग की जाएगी, पहले वाले से नहीं की जाती है। ओके, जबकि दोनों जब एक साथ बैठते हैं तो फिर 6 हफ्ते काउंटिंग दोनों की जाती है। चलिए, तो ये आपके अंदरूनी बात है, ये थोड़ा आप समझिए। चलिए, तो आप ये चीजें समझ सकते हो। तो ये तो अध्यादेश समझने की शक्ति थी। राइट, और आपातकालीन में आप देखोगे, अगर मान लेते हैं आपातकालीन समय हो, तो आपातकालीन में तो आप जानते हो जैसे महायुद्ध है, महाआक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, तो ऐसी स्थिति में जो अध्यादेश की जो 6 हफ्ते की जो समय दिया जाता है, ये 2 हफ्ते कम करके ये 4 हफ्ते कर दिया जाता है। ओके, ये कितना हो जाता है? 4 हफ्ते। तो आप ये चीजें समझिए कि 6 हफ्ते किस कंडीशन में होती है? एक समान कंडीशन में होता है। राइट, और जब आपातकालीन किसी स्थिति में लग जाए, मान लेते हैं कि वैसे तो राष्ट्रपति हमेशा ही रहते हैं, उनका पद कभी खाली होता ही नहीं है। राइट, अब सदन तो है नहीं, ऐसे में महाआक्रमण अचानक हो जाए, कोई अप्रत्याशित घटना अचानक हो जाती है। राइट, बाहरी घटना, हम आंतरिक घटना नहीं कह रहे हैं, अध्यादेश जारी करने की एक शक्ति आंतरिक घटना पे है। अगर कोई बाहरी घटना अगर हो जाती है तो उस स्थिति में आपातकालीन समय में जो अध्यादेश जारी किया गया था उसमें जो मतलब कि विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है वो संसद को 4 हफ्ते दी जाती है, जबकि सामान्य स्थिति में वो 6 हफ्ते होती है। ओके, तो आप ये भी समझिए। अब बात हम ये करते हैं कि जैसे अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति है, ये एक प्रकार की देखा जाए तो परामर्श के आधार पर होती है, ना कि विवेक के आधार पर। तो परामर्श के आधार पर इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल की अपनी परामर्श प्रक्रिया होती है, तब वो जारी करते हैं, उसमें मोहर लगाते हैं, तो उनके माध्यम से वो जारी माना जाता है। अब अध्यादेश को ये वापस ले सकते हैं, कभी भी ये ले सकते हैं। मान लो इन्होंने जिस डेट को जारी किया, अब 1 मंथ तक ये जारी करना चाह रहे हैं। ओके, तो 1 मंथ तक मान लेते हैं जारी करते हैं, तो ये 1 मंथ बाद ही वापस ले सकते हैं। अब इस पे चाहे संसद अप्रूवल करे या ना करे कोई मतलब नहीं है, अपने आप ये वापस ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि कोई संसद मान लेते हैं कि संसद को भी अगर देखा जाए, इसमें किसी प्रकार का वो नहीं होता है कि अगर अध्यादेश वो वापस करते हैं कि संसद आप उसमें संसद आ जाती है, तो संसद अगर आ जाती है तो संसद उसमें कुछ नहीं करती है, वो अपने स्वतः अध्यादेश वापस कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में ये और बनती है कि अगर मान लेते हैं कि जो संसद है, ठीक, जो संसद है, अगर
अध्यादेश जिस डेट से जारी किया गया है, मान लेते हैं हमने एक डेट निकाली अध्यादेश जारी करने की, वो निकाली 25 दिसंबर, जो आने वाली डेट है 25 दिसंबर, राइट। तो उस डेट से जारी किया गया है। अब इसके 10 दिन बाद या किसी भी समय, यहाँ पे हम ये 10 दिन का कोई समय नहीं है, हम किसी भी समय मान लेते हैं, लेकिन 6 महीने से अंदर अंदर होना चाहिए, राइट। अगर वो 25 दिसंबर से जारी किया गया है और 6 माह के अंदर अंदर संसद कभी भी अगर वापस आ जाती है, तो वो जो अध्यादेश जारी करने के जो पावर है वो वहीं से संसद को ये पावर दे दी जाती है कि वो 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसके लागू करे, उसे निरस्त करे या उसे कानून में इंप्लीमेंट कर दे। तो ये आप ध्यान रखना, ओके। ऐसा नहीं है कि 6 महीने में ही करे, पहले भी कर सकते हैं, पहले भी जब भी सत्र आ जाता है, और सत्र तो आपको पता ही है कि कौन बुलाता है, वो राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा कंडीशन, एक चीज और समझो, मान लेते हैं कि ये राष्ट्रपति अगर चाहें तो सत्रावसान राष्ट्रपति ही करते हैं और सत्र को बुलाते भी यही है। जब ये सत्रावसान भी करते हैं, सत्र को बुलाते भी हैं, तो ये अध्यादेश अपने मनमाने तरीके से भी तो जारी कर सकते हैं। क्यों? देखो, आप समझिए मेरी बात को। मान लेते हैं कि अध्यादेश, समझिए मेरी बात को, कि किसी स्थिति में इन्होंने सत्रावसान किया, राइट, इन्होंने सत्रावसान किया। सत्रावसान का मतलब यही होता है जो मानसून, जो भी सत्र होते हैं उनको मतलब निरस्त कर देते हैं लंबे समय तक के लिए, राइट। वो 6 महीने तक मतलब एक प्रकार से होता है सत्रावसान, 6 महीने तक वो मतलब हमेशा के लिए भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, हमेशा के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने भी अगर मान लेते हैं ये करते हैं, ओके। तो सत्रावसान कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। अब ये अपने मनमाने ढंग से ये सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, सत्र को क्या करना चाहेंगे, हम अध्यादेश जारी करके हम कोई कानून बनाना चाहते हैं, हम संसद के माध्यम से नहीं बनवाना चाहते, तो सत्रावसान कर देंगे कि जाओ सत्रावसान कर दिया, अब हम कानून बनाएंगे, राइट। तो आप ये समझिए कि इस कानून को बनाने के लिए वैसे तो संसद की पावर होना चाहिए। अब ये सत्रावसान के अकॉर्डिंग कर देते हैं और ये क्या बनाते हैं, उस पर कानून बनाने लगते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। और अध्यादेश को आपको पता है परामर्श के आधार पर होता है, और वो होता है कैबिनेट मंत्रियों के, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसकी सिफारिश के आधार पर होता है। अगर ये सत्रावसान वो कर देते हैं और बाद में क्या करते हैं, ये सत्र को बुलाते भी नहीं है। अब बाद में सत्र भी नहीं बुला रहे हैं और सत्रावसान भी कर दिए हैं, तो अब तो इनकी मनमानी हो गई। बात समझ रहे हो? मनमानी हो रही, क्योंकि सत्रावसान जब करते हैं ये, तो सरकार को ये पता नहीं होता है कि ये सत्रावसान कर रहे हैं कि नहीं। वैसे सरकार जो मंत्री परिषद होती है उसे नहीं पता होता है, मंत्रिमंडल को तो पता होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल सिफारिश तो वही करते हैं, ओके। तो अगर सरकार जो चाहती है कि मनमानी ढंग से कोई भी अध्यादेश जारी करा दें तो वो करा सकती है, क्योंकि अध्यादेश राष्ट्रपति जो होते हैं उनके परामर्श पे ही काम करते हैं। भले ही राष्ट्रपति अगर विचार विमर्श के लिए दोबारा पहुंचा सकते हैं, दोबारा अपनी बात कह सकते हैं। मान लो कि कोई सरकार है, ठीक, मनमाने ढंग से काम करा रही है राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति उसके लिए एक प्रकार के बाध्यकारी होता है, लेकिन कंडीशन सेकंड में बाध्यकारी माना जाता है, फर्स्ट में नहीं। अगर मान लेते हैं कि कोई भी मान लो अब सरकार चाहती है कि मुझे ऐसा कोई कानून बनवाना है, ओके, तो राष्ट्रपति के माध्यम से बनवाना चाहती है, तो इसको परामर्श करेगी कि तुम सत्रावसान कर दो, ओके। अब क्या किया कि सत्रावसान कर दिया, किसने? राष्ट्रपति ने, ओके। अब ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि वो सत्रावसान नहीं करता है, वो पुनर्विचार करने के लिए सरकार को, मंत्रिमंडल को भेज देता कि आप इस चीज को लेकर पुनर्विचार कीजिए। तो पुनर्विचार करने के बाद वो पुनः फिर भेजते हैं, तो फिर इसके लिए वो बाध्यकारी हो जाता है और उसे अनिवार्य रूप से ये चीजें माननी पड़ती है कि अध्यादेश कि उनकी मतलब सत्रावसान करना ही होगा, ओके। ये इस चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि सत्रावसान अब करना ही होगा। तो वो जैसे सत्रावसान कर देते हैं, तो अब बात यहां आती है कि ये सत्रावसान तो उन्होंने कर दिया परामर्श के आधार पर, अब वो इनको नहीं बुला रहे हैं, अब राष्ट्रपति सत्र को नहीं बुला रहे हैं, अब वो कानून के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं और निरंतर बनाने में लगे हुए हैं, ओके। सत्रावसान करने के बाद वो निरंतर कानून बनाने में, मतलब कि अध्यादेश जारी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इन्होंने कोई भी अध्यादेश जारी कर दिया और सत्र को भी नहीं बुलाया, तो ये अध्यादेश जो जारी किया है, ये अधिकतम तो 6 माह तक होता ही है, तो ये अध्यादेश जो जारी किया है, इस पर आप देखोगे जो सुप्रीम कोर्ट है,
सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक समीक्षा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा से ये बाहर हो, ऐसा तो नहीं है। ओके, तो इसलिए वर्तमान में भी आप देखोगे तो जो भी अध्यादेश जारी किए जाते हैं वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं। ये अध्यादेश मनमाने ढंग से जारी नहीं कर सकते हो, ये न्याय संगत होने चाहिए। तो आपने देखा हो कूपर केस, आपने पढ़ा हो कूपर केस, जो 1970 का कूपर केस था, इसमें यही कहा गया है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं अगर वो असद्भाव से प्रेरित है। असद्भाव का मतलब यह है कि कोई भी अगर अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति अपने मनमाने ढंग से करते हैं, असद्भाव, सद्भाव से नहीं है, असद्भाव का मतलब यही है मनमाने ढंग से करना, ठीक। अगर वो करते हैं, प्रेरित है उससे, तो और जानबूझकर वो सत्र को भी नहीं बुलाते हैं, तो इसकी न्याय समीक्षा की जा सकती है। तो ये कूपर केस का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, राष्ट्रपति अपने मनमाने ढंग से किसी भी प्रकार से अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं, असद्भाव से जारी नहीं कर सकते हैं। ये कूपर केस 1970 में ये बात कही गई थी। ओके, लेकिन आप देखोगे 38वां संविधान संशोधन 1975, इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति जो भी अध्यादेश जारी करेंगे वो न्याय संगत माना जाएगा, चाहे वो मनमाने ढंग से करें, चाहे वो लीगल तौर पर या किसी भी मनमाने ढंग से कर सकते हैं, तो ये उनको लीगल माना जाएगा। ये न्यायिक समीक्षा के विषय की बात नहीं मानी जाएगी, या न्यायिक समीक्षा से ये बाहर रहेगा, न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं रहेगा। तो ये 38वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, इसमें स्पष्ट यही बात कही गई थी कि जो भी अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करेगा, चाहे वो मनमाने ढंग से सद्भाव तरीके से हो, चाहे असद्भाव तरीके से हो, राइट, वो अध्यादेश जो है उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। तो आप समझते हो फिर उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने न्यायिक समीक्षा को ही छीन लिया। ओके, क्योंकि उस समय 1942 में देखा जाए तो किनका कन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो मौलिक अधिकार और राजनीतिक निर्देशक तत्वों का चल रहा था। वहाँ पे राजनीतिक निर्देशक जो तत्व थे उनको वहाँ पर ज़्यादा पावरफुल मान लिया गया था, तो और जो मौलिक अधिकार थे उनको इतना पावरफुल वहाँ नहीं माना जा रहा था, इसलिए इनके बीच काफ़ी कन्फ्लिक्ट था। तो इसलिए 1942 में क्या किया था, इंदिरा गांधी ने इनकी न्यायिक समीक्षा जो शक्ति थी उसको छीन लिया था। लेकिन 1978 में पुनः मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तो इसको पुनः वापस कर दिया गया था। ओके, क्योंकि आप जानते हो अगर न्यायिक समीक्षा छीन सकते हैं, क्यों नहीं छीन सकते हैं, लेकिन अब नहीं छीन सकते, पहले छीन लेते थे, पहले सरकार छीन लेती थी, क्योंकि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से 368 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी संशोधन करती है और संशोधन के माध्यम उसमें जो चीज़ जोड़ देती है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं करता है। तो न्यायिक समीक्षा को भी एक प्रकार से ऐड कर दिया गया कि न्यायिक समीक्षा आप देखोगे तो ये नहीं मानी जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट की कोई पावर नहीं है इस प्रकार से। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था, पर उसने वेट किया था, तो 1978 में उसे बाद में शक्ति मिल गई थी। चलिए, तो अब बात यहाँ आती है कि ये अध्यादेश जो जारी है करते हैं, ओके, तो ये किसके हैं, न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करती है। अगर इसको सही पाती है तो इम्प्रूवल करने के लिए आदेश दे सकती है, अगर नहीं सही पाती है तो निरस्त भी कर सकती है। चलिए, तो अब बात समझ में आ गई होगी। चलो, अब हम बात करते हैं इसमें कि क्या जो अध्यादेश जो जारी होते हैं, अध्यादेश जो जारी किए जाते हैं उनको थोड़ा आप समझिए। ये शर्त के युक्त होते हैं, शर्तहीन नहीं होते हैं। अध्यादेश शर्तों के अंतर्गत ही जारी किए जाते हैं, ठीक। अब इसमें कौन कौन सी शर्तें हो सकती हैं, जैसे आप समझिए कि अध्यादेश जो होते हैं केवल संघ सूची विषय पर ही जारी किए जाते हैं। पहली बात कंडीशन समझिए, इसकी कुछ शर्तें होती हैं अध्यादेश जारी करने की। अध्यादेश जारी करने की शर्तें, अब देखो, अध्यादेश अगर जारी किए जाते हैं तो निश्चित रूप से समझिए इसमें
कि अध्यादेश जो होते हैं वो केवल संघ सूची विषय पर ही जारी किए जाते हैं, केवल संघ सूची विषय पर, संघ सूची विषय पर ही जारी किए जाते हैं। ओके, दूसरी बात है इसमें, अब ऐसा नहीं है कि समवर्ती सूची पर जारी करें या राज्य सूची पर जारी करें। हाँ, आपातकालीन समय में जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की पावर जो होती है वो इसमें उसे किसे मिल जाती है, एक मिनट, हाँ, वो मिल जाती है राष्ट्रपति को। तो राज्य के स्तर पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब कर सकते हैं, वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तब जारी कर सकते हैं। लेकिन उस समय आप देखोगे तो उस समय राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल के परामर्श से ही वो जारी करते हैं, ठीक है, वो आपातकालीन समय में जारी करते हैं। तो यहाँ पर कुछ अगर सामान्य रूप से है, अगर अध्यादेश जारी किया जाता है तो उस समय केवल संघ सूची पर ही ये अध्यादेश जारी किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन इसमें है, दूसरी इसमें ये कंडीशन दी गई है कि 17 बसान की कंडीशन, यानी कि अगर 17 बसान है, 17 बसान है तब ही जारी किया जा सकता है। 17 बसान की अवधि में ही जारी किया जा सकता है। ये कुछ शर्तें हैं इसकी, राइट। तीसरी कंडीशन ये है कि अध्यादेश अगर कोई भी जारी किया जाता है, अध्यादेश, राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी करते हैं तो वो मौलिक अधिकार जो हैं उनको सीमित या निरस्त नहीं कर सकते। आप ऐसे कह सकते हो कि अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की जो पावर है वो मौलिक अधिकार को निरस्त एवं सीमित नहीं कर सकती है, मौलिक अधिकार को, क्योंकि यहाँ पर जो अनुच्छेद 13 है वो ये कहता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार को निरस्त या सीमित करे। ओके, तो ऐसा अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हो कि मौलिक अधिकार को निरस्त एवं सीमित करे, निरस्त एवं सीमित करे। चलिए, तो आप ये समझिए। चौथी कंडीशन इसमें ये आती है कि जो अध्यादेश जारी किया जा सकता है, क्या वो पूर्वगामी प्रभाव या भूतलक्षी प्रभाव या जो कानून होता है उस पर भी जारी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप जानते हो कि जो भूतलक्षी कानून बनाए जाते हैं, भूतलक्षी कानून को मैंने अनुच्छेद 20 है उसमें काफ़ी डिटेल से समझाया था, राइट। तो आप जानते हो कि कोई कानून बनता है वो क्रिमिनल जो कानून होते हैं, ओके, तो क्रिमिनल में भूतलक्षी कानून का प्रभाव नहीं होता है। क्रिमिनल जो केस होते हैं उसमें भूतलक्षी कानून का कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि दीवानी मामले होते हैं, सिविल से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं उनमें आय से, इनकम टैक्स से संबंधित जो मामले होते हैं उनमें जो भूतलक्षी कानून प्रभाव होता है, पूर्वगामी प्रभाव होता है, वो लागू होता है। तो इसी प्रकार से अगर आप अध्यादेश की शक्ति देखोगे, अध्यादेश जो कानून होता है वो सिविल मामलों के लिए बनाया जाता है, राइट। और जब सिविल मामलों के लिए अध्यादेश कानून बनता है तो निश्चित ही ये पूर्वगामी प्रभाव या हम इसे कह सकते हैं भूतलक्षी प्रभाव पर लागू मान लिया जाता है, लागू माना जाता है या मान लिया जाता है। चलिए, एक कंडीशन इसमें ये है, ठीक है। तो आप जानते हो कि संसद जो होती है वो दो टाइप से वैसे भी कानून बनाती है, एक भूतलक्षी को भी देखकर बना सकती है, दूसरा वर्तमान कानून को देख करके तो बनाती ही है। तो उसी बेस पर अध्यादेश जो है वो उन्हीं के सेम कंडीशन पर होता है, सेम कंडीशन पर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे अध्यादेश जारी करने की जो पावर है वो आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से इसे जारी करते हैं, किन किन शर्तों के अकॉर्डिंग जारी करते हैं, ओके। लेकिन मनमानी ढंग से विवेक के आधार पर अध्यादेश जारी नहीं किया जाता है, बस ये थोड़ा आप दिमाग में बैठा लो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं 17 जो अध्यादेश जारी है या ऑर्डिनेंस जो पावर है प्रेसिडेंट की वो आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि किन किन कंडीशन के आधार पर इसे जारी करते हैं,
किन परिस्थितियां शर्तें युक्त होते हैं, राइट, और न्यायिक समीक्षा के अधीन ये होता है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए।